है, आपको पता है कि पॉलिटी एंड गवर्नेंस का है, जिसमें कि हम आज से स्टार्ट करेंगे संविधान राज व्यवस्था। एवरीवन गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। तो सबसे पहले तो आपको ये पता होगा कि संविधान, कॉन्स्टिट्यूशन, इस शब्दों को आपने कई बार सुना होगा और कई बार आपने इस बारे में पढ़ा भी होगा। तो क्या होता है कॉन्स्टिट्यूशन, क्या होता है संविधान, आप अच्छे से जानते हैं कि जब कभी भी संविधान या कॉन्स्टिट्यूशन शब्द आप सुनते हैं तो इसका जो मीनिंग होता है, इसका जो अर्थ होता है वो होता है देश का सर्वोच्च कानून, सर्वोच्च विधि। ठीक है, ये किसी भी देश की सुप्रीम लॉ होता है, सर्वोच्च विधि होती है। और दूसरी चीज जो है, ये अपने आप में मूलभूत या फंडामेंटल मूल कानून होता है किसी भी देश का। क्या होता है? फंडामेंटल लॉ होता है। सिर्फ भारत का ही संविधान नहीं, हर देश का संविधान जो है वो अपने आप में क्या है, वहां का मूल कानून है, फंडामेंटल लॉ है, जिसमें आसानी से परिवर्तन नहीं किए जा सकते। ठीक है, ये कहीं ना कहीं सभी जो है सरकार या जो भी प्राधिकार है पूरे के पूरे देश में, उनके प्राधिकार का स्रोत होता है, सोर्स होता है। अगर हम डेफिनेशन की बात करें तो जो एनसीईआरटी की बुक है, आपने पढ़ी होगी, कक्षा 11 की एनसीईआरटी की जो बुक है, भारत का संविधान सिद्धांत और व्यवहार, उसमें बहुत अच्छी डेफिनेशन कॉन्स्टिट्यूशन या संविधान की दे रखी है। उसमें लिखा हुआ है कि बहुत आसान शब्दों में कि संविधान वह दस्तावेज है जो सरकार की शक्तियों पर, जो सरकार की शक्तियों पर क्या रखता है, अंकुश रखता है, जो सरकार की शक्तियों पर अंकुश रखकर देश में ऐसी प्रजातांत्रिक व्यवस्था की स्थापना करता है जिसमें सभी लोगों को कुछ अधिकार प्राप्त होते हैं। ध्यान से सुनिए, बहुत आसान शब्दों में जो है संविधान की बात जो है डेफिनेशन आपको दी गई है कक्षा 11 की एनसीईआरटी में। और क्या लिखा हुआ है कि संविधान जो है एक ऐसा दस्तावेज है जो सरकार की शक्तियों पर अंकुश रखकर। तो इसमें आपको एक चीज सबसे अच्छी बात क्या है ना, कि इसमें आपको संविधान के काम, संविधान के कार्य भी जो है, फंक्शंस जो है वो भी क्लियर हो जाते हैं कि संविधान क्या करता है हमारे लिए। जैसा कि उसमें लिखा हुआ है, 3 चीजें क्लियर होती हैं कि संविधान सरकार की शक्तियों पर अंकुश लगाता है। तो अगर आप देखते हैं कि सरकार जो है वो अगर अपनी मन, जो कि आप लोग सरकार को चुनते हैं, सरकार को आप शक्तियां देते हैं, तो सरकार अपनी मनमानी भी कर सकती है। तो उसको कौन रोकेगा? उसकी शक्तियों पर रिस्ट्रिक्शंस, अंकुश कौन लगाएगा? तो ये काम कौन करता है? ये काम संविधान करता है। तो एक काम तो उसके हिसाब से ये क्लियर होता है कि सरकार शक्तियों पर अंकुश लगाता है। दूसरा उसमें लिखा हुआ है कि शक्तियों पर अंकुश लगाकर देश में प्रजातांत्रिक व्यवस्था की स्थापना करता है। तो दूसरा काम भी क्लियर हो गया। दूसरा काम क्या है कि देश में प्रजातांत्रिक या जैसे हम कहें लोकतंत्र, डेमोक्रेसी आदि आदि की व्यवस्था करता है। ठीक है, लोगों को जो है कहीं ना कहीं सुरक्षा प्रदान करता है। और फाइनली जो है वो कुछ अधिकार भी आपको प्रदान करता है, सभी को कुछ ना कुछ अधिकार प्रदान करता है। हमारे संविधान में भी हमको नागरिकों को भी मौलिक अधिकार कुछ दिए हैं, कुछ सभी को दे रखे हैं, तो अधिकार भी प्रदान करता है। तो इस डेफिनेशन से हमें ये क्लियर होता है कि संविधान क्या है और संविधान किसी भी देश में क्या करता है। तो ये बहुत छोटी सी चीज है जो आपको समझ में आ गई होगी। अब हम बात करते हैं भारत के संविधान के बारे में। जब बात करते हैं तो भारत का संविधान आप अच्छे से जानते हैं कि भारत का संविधान 26 नवंबर 1949 को जो है कंप्लीट हुआ। कब हुआ? ये आप सब डेट जानते हैं अच्छे से, 26/11/1949 को कंप्लीट हुआ। तो ये वो डेट है जिस दिन लगभग 3 साल के बाद हमारा संविधान बनके तैयार हुआ। लेकिन जब हम संविधान की तरफ ध्यान से देखते हैं तो ये सिर्फ 3 साल की बात नहीं है दोस्तों। सिर्फ 3 साल में ही कोई इतना अच्छा संविधान हम लोगों ने नहीं बनाया है कि जिसके आज भी मिसाल पूरे विश्व में दी जाती है। इसके पीछे हमारा बहुत ही लंबा अनुभव रहा है। 150 पौने 200 साल का लगभग हमारा यह अनुभव रहा है। 150 सालों से अधिक का हमारा अनुभव रहा है। और समय समय पर विभिन्न ऐसी घटनाएं हुई हैं कि जिसके द्वारा हमने जो है ऐसे अनुभव ग्रहण किए, जिसके द्वारा हमने इस संविधान को इतना अच्छा बनाया है। तो जब आप भारत के संविधान को समझने की बात करते हैं, जब आप भारत के संविधान को समझना चाहते हैं, तो उसके लिए आपको उसका इतिहास, संवैधानिक इतिहास भी समझना चाहिए कि किस प्रकार से भारत का संविधान बना, इसका बैकग्राउंड क्या है, इसकी पृष्ठभूमि क्या है। ठीक है, अगर आप बैकग्राउंड को अच्छे से समझ पाते हैं तो आप आराम से समझ सकते हैं कि आज की परिस्थितियों में जो संविधान हमारा बना है वो क्यों ऐसा है, क्या क्या चीजें उसमें क्या है और कैसे नहीं और कब कब आई है। ये सारी चीजें आपको समझ में आ सकती है आसानी से। तो संविधान की जब बैकग्राउंड की बात करते हैं तो आप अच्छे से जानते हैं कि जब भारत में ब्रिटिश आए, जब भारत में अंग्रेज आए, तो अंग्रेजों ने जब भारत में आए थे तो वो व्यापारी के रूप में आते हैं और उन्होंने यहाँ पर व्यापार अपना स्टार्ट किया करना।
कल मैंने आपको बताया था कि ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई थी और उसने भारत के साथ जब व्यापार करना स्टार्ट किया तो 15 सालों के लिए उसको व्यापार करने की अनुमति दी गई थी। फिर धीरे धीरे व्यापार करते करते यहाँ पर शासक बन गई, उसने जो है बहुत सारे अधिकार अपने हाथ में ले लिए। और बक्सर का जो युद्ध हुआ था 1764 का, ये अपने आप में बहुत निर्णायक है। 1764 के बक्सर के युद्ध के बाद बंगाल जो उड़ीसा के जो है दीवानी अधिकार, राजस्व अधिकार भी उनको मिल गए। तो यहाँ से कंपनी का शासन भारत में प्रारंभ होता है। और जब एक व्यापारिक कंपनी भारत में शासक बन गई या शासक बनने की ओर अग्रसर हुई, तो जो ब्रिटिश सरकार थी उसने विभिन्न तरीकों से उस कंपनी के ऊपर नियंत्रण स्थापित करने की कोशिशें की। और इन्हीं कोशिशों को आप लोग अलग अलग चार्टर एक्ट के रूप में, अलग अलग अधिनियमों के रूप में जानते हैं। और इसीलिए हम जब बात करते हैं भारत के ऐतिहासिक संविधान की, ऐतिहासिक पृष्ठभूमि की, हिस्टोरिकल बैकग्राउंड की, भारत के संवैधानिक विकास की, तो उसको हम दो भागों में बांट सकते हैं। इसका पहला भाग जो था वो कंपनी के अंतर्गत था, मतलब जिसमें भारत में कंपनी का शासन था और उस पर ब्रिटिश सरकार का जो है नियंत्रण था, अप्रत्यक्ष रूप से ही सही लेकिन नियंत्रण था। और दूसरी तरफ फिर जो है कंपनी के शासन को समाप्त कर दिया गया और भारत का शासन ब्रिटिश सीधा ताज के पास चला गया और ताज के अंतर्गत भारत का शासन चला। तो सन 1773 से लेकर 1853 तक और उसके बाद 1858 से लेकर 1947 तक भारत की आजादी तक हम भारत के संवैधानिक इतिहास को दो भागों में बांट सकते हैं। पहला भाग है कंपनी के अंतर्गत जो हुआ था। तो भाई कंपनी के अंतर्गत जो है आप यहाँ पर देख सकते हो कि अलग अलग एक्ट पारित हुए। जैसे सबसे पहले मैंने आपसे कहा कि 1764 में बक्सर का युद्ध हुआ और दीवानी अधिकार कंपनी को भारत में बंगाल में मिल गए। तो इसके बाद सरकार ने पहला जो नियंत्रण स्थापित करने की दिशा में कदम उठाया और उन्होंने एक अधिनियम बनाया कंपनी के ऊपर नियंत्रण स्थापित करने वाला। इसी एक्ट को, अधिनियम को आप लोग रेगुलेटिंग एक्ट के नाम से जानते हैं, जो कब बनाया गया था 1773 में। तो 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट जो है वो कंपनी पर नियंत्रण स्थापित करने की दिशा में ब्रिटिश संसद का पहला कदम था। और यहाँ से जो है धीरे धीरे बात आगे बढ़ती है। 1773 में ये जब एक्ट पारित हुआ, इसके बाद में 1781 में एक और एक्ट आया था, एक्ट ऑफ सेटलमेंट के नाम से भी आया, और उससे जो चाहिए था वो नहीं मिल पाया, तो फिर एक एक्ट और पारित हुआ 1784 में, और इस एक्ट का नाम था पीट्स का इंडिया एक्ट। इसमें भी कुछ जो है प्रावधान किए गए। इसके बाद सन 1793 में एक एक्ट और पारित किया गया। जैसा कि आपको पता होगा कि 1773 में जो एक्ट पारित हुआ था, इस एक्ट के द्वारा कंपनी को अगले 20 वर्षों तक भारत का प्रशासन चलाने की अनुमति दी गई थी। कब तक? सिर्फ 20 तक। तो इस हिसाब से 1773 में जो एक्ट पारित हुआ, इस एक्ट की अवधि सन 1793 में कंप्लीट हो गई। तो 1793 में कंपनी के 20 साल कंप्लीट हो गए थे, तो फिर से एक एक्ट पारित करना जरूरी हो गया। जैसे आज आप जानते हो कि भारत में आरक्षण को संविधान जब हुआ था हमारा, तो 10 साल के लिए लागू होने के बाद 10 साल के लिए बनाया गया था। फिर हर 10 साल बाद उसको हमने आगे बढ़ाया है। एवरीवन गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। ठीक है, आप लोग जल्दी जल्दी जुड़ते जाइए। आप सभी लोगों को नमस्कार, गुड इवनिंग। और अगर आपको कभी भी किसी भी पॉइंट पे लेक्चर नहीं समझ में आए, आपको कोई समस्या हो, तो आप जो है कमेंट बॉक्स में जाइए और कमेंट बॉक्स में जाके पूछ सकते हैं। मैं आपके डाउट्स को क्लियर करने की कोशिश करूंगा। और अगर आप रेगुलर इसी तरीके से अगले जो है 7:30 बजे डेली अगर आप आएंगे, तो आपको ये पूरा के पूरा मामला यहाँ से क्लियर हो जाएगा, पॉलिटी वाला, प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से, अभी जो हम पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो सबसे पहले जो है ये अनुष्का शुक्ला का जो क्वेश्चन है, ये बेसिक से ही हो रहा है। और जिन लोगों को बिल्कुल भी नहीं पता है, उनको भी यहाँ से पता चल जाएगा, समझ में आ जाएगा। आपको इसके लिए किसी बेस की जरूरत नहीं है। चाहे आप हिस्ट्री का क्लास कर रहे हो 6:30 वाला, चाहे आप पॉलिटी का 7:30 वाला क्लास कर रहे हो, आप में से जो जो लोग एकदम नए हैं, चिंता करने की जरूरत नहीं, आपको पूरा के पूरा समझ में आएगा। नहीं आए तो कमेंट बॉक्स में जाइए। इसमें लेक्चर के दौरान भी कमेंट कर सकते हैं, लेक्चर के बाद भी आप कर सकते हैं। आपको पीडीएफ भी इसका अवेलेबल हो जाएगा मेरे टेलीग्राम चैनल के ऊपर। ठीक है, तो हम बात कर रहे थे कि 20-20 सालों के लिए ये पूरा जो कंपनी का व्यापार करने का अधिकार है बढ़ा जा रहा था। तो 1773 में एक एक्ट पारित हुआ और 1773 के बाद 20 साल बाद 1793 में फिर एक एक्ट पारित किया और 20 साल के लिए कंपनी का व्यापार करने का, भारत में शासन करने का अधिकार फिर बढ़ा दिया गया। ठीक 1813 में फिर 20 साल बाद, ठीक है, फिर 20 साल बाद एक एक्ट पारित करना पड़ा। आपने देखा होगा कि जितने भी चार्टर एक्ट हैं 1793, 1813, जैसे आपने देखा कि 1833, 1853, हर 20-20 साल में जो है ये एक्ट पारित करना पड़ रहे थे। इसके पीछे रीजन क्या था? इसके पीछे रीजन यही था कि 20-20 सालों के लिए ही कंपनी का शासन भारत में बढ़ाया जाता था और 20 साल के बाद फिर से जो है उसको नया अधिकार पत्र देना जरूरी हो जाता था।
सबसे पहले कब दिया गया? तो सबसे पहला जो चार्टर एक्ट था वो सन किस में आया था? सन 1600 में आया था। कब आया था? सन 1600 में आया था। आपको पता है ब्रिटिश महारानी ने एक चार्टर या फरमान के द्वारा कंपनी को भारत से व्यापार करने का अधिकार दिया था। तो ऐसे ही चार्टर एक्ट 1793, 1813, 1833 और 1853 में लगातार आए बैक टू बैक। लेकिन इसमें एक बात समझने वाली यह है कि इन हर एक्ट में, मैं जानता हूं कि आप में से कई सारे लोगों ने कई बार इन एक्ट को पढ़ा होगा, कई बार इस बैकग्राउंड को पढ़ा होगा, लेकिन समझ में नहीं आया होगा, तो आप निश्चिंत रहिए, आपको इस सेशन में हमारा जो ये चल रहा है आपको ये समझ में आ जाएगा। आप बस ध्यान से उसको सुनने की कोशिश करिएगा, समझने की रेगुलर रहिएगा। तो धीरे धीरे क्या हो रहा था कि जैसे जैसे हर 20 साल बाद कंपनी का जो ये व्यापार करने का अधिकार आगे बढ़ाया जा रहा था और नए नए एक्ट पारित हो रहे थे, चार्टर एक्ट, तो कंपनी का जो नियंत्रण है, कंपनी का जो पूरा जो अधिकार है उसको धीरे धीरे कम किया जा रहा था और ब्रिटिश सरकार जो है धीरे धीरे जो है अपना नियंत्रण, अपना शिकंजा कंपनी के ऊपर कसती जा रही थी। तो कंपनी का जो है वो धीरे धीरे नियंत्रण भारत से कम किया जा रहा था और ब्रिटिश सरकार जो है अपना नियंत्रण बढ़ा रही थी। और फाइनली जब 1857 का विद्रोह हुआ तो फिर ब्रिटिश सरकार को ये समझ में आ गया कि भारत में अब जो है कंपनी के खिलाफ बहुत ज्यादा नेगेटिव इमेज बन चुकी है और अब कंपनी के हाथ से शासन की बागडोर ले लेनी चाहिए। इसीलिए 1858 के एक्ट से जो है हम देख पा रहे हैं कि भारत में ब्रिटिश क्राउन के अंतर्गत भारत का शासन चलाया जाता है और 1858 का एक्ट पारित हुआ। 1858 का एक्ट जो है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट ऑफ 1858 के नाम से जाना जाता है और धीरे धीरे जो है फिर भारत की शासन को और अच्छा करने के लिए धीरे धीरे, चूंकि भारतीय भी अब धीरे धीरे पढ़े लिखे समझदार हो रहे थे, अब वो भी धीरे धीरे अपने शासन की मांग कर रहे थे, अब वो भी धीरे धीरे अपनी मांगों को और बड़े स्तर पर उठा रहे थे। तो फिर ब्रिटिश सरकार को, ब्रिटिश संसद को धीरे धीरे दूसरे एक्ट और पारित करने पड़े और भारतीयों की सहभागिता यहाँ से आगे बढ़ने लगी, भारतीयों की सहभागिता बढ़ने लगी। अब दोनों चीजें क्लियर कर लो अपने दिमाग में। पहला फेज जो है कंपनी के अंतर्गत वाला, जो 1773 से 1853 का था, इस दौरान कंपनी का जो है शासन धीरे धीरे जो है ब्रिटिश सरकार का नियंत्रण कंपनी के ऊपर कसता जा रहा था और कंपनी का जो है वो कम होता जा रहा था। दूसरी तरफ दूसरे फेज में जो ब्रिटिश क्राउन के अंतर्गत भारत का संवैधानिक विकास हुआ, उसमें ब्रिटिश सरकार धीरे धीरे भारतीयों को जो है सम्मिलित करती जा रही थी, धीरे धीरे भारतीयों की सहभागिता वो बढ़ती जा रही थी और भारत में जो स्वशासन है उसकी मांग जो है वो जोरों पर थी। और फिर इसके बाद बैक टू बैक जो ये अलग अलग अधिनियम, जैसे इंडियन काउंसिल एक्ट 1861 जो कि मील का पत्थर के तौर पर जाना जाता है, ठीक है, मील के पत्थर के तौर पर माना जाता भारत में भागीदारी के रूप में, है ना, भारतीयों की भागीदारी के रूप में ये आया। फिर इंडियन काउंसिल एक्ट 1892 आया, इंडियन काउंसिल एक्ट 1909 जो आया पार्लियामेंट सुधार के रूप में आप इसको जानते हो। भारत सरकार अधिनियम 1919 आया, इसमें फिर भारतीयों की सहभागिता को और बढ़ाया गया। मतलब भारत जैसे जैसे भारतीय डिमांड करते जा रहे थे वैसे वैसे ब्रिटिश सरकार भारतीयों को संतुष्ट करने के लिए, चाहे दिखाने के लिए ही सही, वो क्या कर रही थी, भारतीयों की सहभागिता को जो है अपने प्रशासन में बढ़ा रही थी। तो भारत सरकार अधिनियम 1919 भी आया और भारत सरकार अधिनियम 1935 भी आया और इसी क्रम से धीरे धीरे फिर भारत जो है स्वशासन की ओर बढ़ता गया और 1947 में भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम के साथ ब्रिटिश सरकार का अंत हो गया। बहुत सारी चीजें यहाँ हमें जानना है और बहुत सारी चीजें हमें यहाँ पर समझना है। आज हम पहला फेज पूरा करेंगे। आज हम कोशिश करेंगे कि हम ये कंपनी के अंतर्गत वाला समझे, कल हम लोग ब्रिटिश क्राउन के अंतर्गत वाला समझेंगे। अभी भी मैं आपसे फिर कह रहा हूं, किसी भी तरह का अगर आपको कोई डाउट है, अगर आपको कोई कंफ्यूजन है, कमेंट बॉक्स में जाके पूछ सकते हो। बिल्कुल भी आप अब इस बारे में कोई अपने अंदर वो झिझक मत रखिएगा कि दूसरे लोग क्या सोचेंगे, क्योंकि जब तक आप पूछेंगे नहीं तब तक जो है आपको समझ में नहीं आएगा। और दूसरों की परवाह इस बारे में बिल्कुल भी मत करिए, ठीक है। आपको कोई भी कंफ्यूजन है, आप बिल्कुल हम ये मान के चलिए कि हमें कुछ भी नहीं आता और हमें नहीं आता इसीलिए आज हम यहाँ पर हैं। और ये हम, क्योंकि हर वही व्यक्ति सीख सकता है कि जो अपने आप को खाली करके आता है, ठीक है। घड़ा वही भर सकता है जो खाली हो। जो पहले से अपने आप को ज्ञानी बन के यहाँ लेकर आएगा, अपने आप को ज्ञानी समझ के आएगा, वो यहाँ सीख नहीं सकता कभी भी। सीखने के लिए आपको पहले बहुत कुछ जो है अपने अंदर धैर्य रखना होता है और अपने अंदर से शर्म, जो अपनी जो झिझक है, अपने अंदर जो शर्म है उसको भी आप हटाइएगा, ठीक है। मैं आपको बहुत आराम से जो है समझा दूंगा ये सारी की सारी चीज। तो पहली चीज जो है हमने देखा कि ये दो भागों में हमें पढ़ना है। पहला भाग हम पढ़ने वाले कंपनी के अंतर्गत 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट, ठीक है। 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट आया था। मैंने आपको बताया था इसका मुख्य उद्देश्य क्या था,
जैसे कि 1764 के बाद कंपनी को दीवानी अधिकार मिल गए। बिल्कुल हम कोशिश करेंगे कि आपके एग्जाम तक ये पूरा सिलेबस हमारा कंप्लीट हो जाए, आप रेगुलर आइए बस डेली। तो इसका मुख्य उद्देश्य क्या था? इसका मुख्य उद्देश्य था कंपनी के कार्यों को भारत और ब्रिटेन दोनों ही जगह पर, क्योंकि कंपनी के दोनों ही जगह काम थे, तो दोनों ही जगह पर नियंत्रित करना और व्याप्त दोषों को दूर करना। ध्यान से समझें, कंपनी के जो कार्य हैं उनको भारत और ब्रिटेन दोनों ही जगहों पर नियंत्रित करना और उसमें दो व्याप्त दोषों को दूर करना। इसके लिए जो है एक इसके कंपनी के प्रशासन के लिए इस पर नियंत्रण स्थापित करने के लिए एक जो है बॉडी बनाई गई और उस बॉडी को जो है क्या कहा गया? उसको कहा गया कोर्ट ऑफ डायरेक्टर, निदेशक मंडल। क्या कहा गया? कोर्ट ऑफ डायरेक्टर, निदेशक मंडल, जो है कंपनी के प्रशासन के लिए उत्तरदायी था। मतलब वो जो है कंपनी के ऊपर नियंत्रण स्थापित करने की सीधी सीधी सी बात स्टार्टिंग थी, जो कंपनी का प्रशासन संभाल रहा था। इसी समय मुंबई और मद्रास जो प्रेसिडेंसी थी उनको बंगाल के अधीन कर दिया गया। ठीक है, ये आप अच्छे से जानते हैं। मुंबई और बंगाल जो मद्रास प्रेसिडेंसी उनको बंगाल के अधीन कर दिया और बंगाल के गवर्नर को जो है क्या बना दिया गया? तीनों प्रेसिडेंसियों का प्रमुख बना दिया गया और उसका नाम क्या पड़ गया? गवर्नर जनरल। ठीक है, यहां से आप लोगों को ये नाम पता होगा कि भारत में पहला गवर्नर जनरल वॉरेन हेस्टिंग्स था। कई सारे लोगों को तो ये भी क्लियर नहीं हो पाता कि गवर्नर जनरल पहला, भारत का पहला गवर्नर जनरल, वायसराय, सब क्या अंतर है, सब धीरे धीरे आपको समझ में आएगा। ठीक है, आप समझे इस बात को, बंगाल के गवर्नर को क्या बना दिया गया? गवर्नर जनरल। और भारत का पहला गवर्नर जनरल कौन बना? बंगाल का पहला गवर्नर जनरल बना वॉरेन हेस्टिंग्स। ठीक है, इसके शासन की समस्त सैनिक और सिविल शक्तियों को गवर्नर और उसकी 4 सदस्यीय परिषद में जो है सौंप दिया। मतलब गवर्नर जो है ये पूरा के पूरा, अब आप देखो, समझो इस बात को, अकेला व्यक्ति पूरे के पूरे बंगाल, मद्रास और मुंबई तीनों प्रेसिडेंसियों का प्रमुख है, तो वो अकेला तो पूरा के पूरा शासन नहीं चला सकता। जैसे आज हमारे यहाँ प्राइम मिनिस्टर होता है, तो प्राइम मिनिस्टर अकेला शासन नहीं चलाता, तो उसके लिए कैबिनेट है, उसकी एक मंत्री परिषद होती है। तो इस मंत्री परिषद जो है इसके मंत्री परिषद को क्या किया गया? मंत्री परिषद बनाई गई, मतलब इसकी एक परिषद, इसकी एक काउंसिल बनाई गई जो इसके शासन में इसकी मदद करती थी। तो सारी जो सैन्य शक्तियां थी शासन की, वो सिविल और चाहे वो सैनिक दोनों हो, ये किसके हाथ में थी? ये गवर्नर जनरल उसकी काउंसिल के हाथ में थी। ध्यान रखिएगा, गवर्नर जनरल और इसकी काउंसिल में इस समय 5 सदस्य थे। बहुत काम आएगा ये बाद में, एक एक चीज को अपने दिमाग में बैठाते जाइए। गवर्नर जनरल और उसकी काउंसिल को पूरे की पूरी जो है क्या दे दी गई? शक्ति दे दी गई और उसको पूरे शासन का भार सौंप दिया गया। ये कितने लोग थे? 5, 4 सदस्य थे और एक गवर्नर जनरल, 5 सदस्य। अभी इसको आगे आपको काम आएगा है सारा के सारा। इसी एक्ट में 1774 में कलकत्ता में एक सर्वोच्च न्यायालय की भी स्थापना की गई थी। जो भी आपसे पूछा जाता है, एक कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय, सुप्रीम कोर्ट की भी जो स्थापना हुई। और इस सुप्रीम कोर्ट में कुल कितने न्यायाधीश थे? इसमें कुल 4 न्यायाधीश थे, हमें अच्छे से पता है। और इसके मुख्य न्यायाधीश कौन थे? एलिजा इम्पे। तो आपको यहाँ से काफी सारी चीजें याद करनी होंगी। क्या क्या याद करनी होंगी? एक तो सुप्रीम कोर्ट की स्थापना कौन से रेगुलेटिंग एक्ट से हुई कलकत्ता में? 1774। कितने थे उसमें न्यायाधीश? 4। मुख्य न्यायाधीश का नाम जरूर याद रखिएगा, एलिजा इम्पे मुख्य न्यायाधीश थे। और इसी एक्ट के द्वारा कंपनी के कर्मचारियों पर बिना लाइसेंस के व्यापार करने पर प्रतिबंध लगा दिया गया। तो अब बिना लाइसेंस के कंपनी के क्योंकि उसमें बहुत धांधली हो रही थी, तो कंपनी के कर्मचारी व्यापार भारत में नहीं कर सकते थे, इसके लिए आपको लाइसेंस की जरूरत थी। तो हमें ये चीजें क्लियर हो गई कि भाई कंपनी ने जब अपने हाथ में दीवानी अधिकार ले लिए, तो ब्रिटिश संसद ने उसके ऊपर नियंत्रण स्थापित करने के लिए एक एक्ट पारित किया, रेगुलेटिंग एक्ट 1773, जिसके माध्यम से गवर्नर को बंगाल और उसके अब जो 3 प्रेसिडेंसी थी उसका पूरा बना के और क्या कर दिया गया? गवर्नर जनरल नाम उसका हो गया और उसको शक्तिशाली बना दिया गया। और उसकी सहायता के लिए एक काउंसिल, इसको कहते थे गवर्नर जनरल की काउंसिल। इस काउंसिल में कितने लोग थे? ठीक है, इस काउंसिल में टोटल 5 लोग थे, एक गवर्नर जनरल और 4 उसकी सदस्य थे। तो इस प्रकार से अभी इसमें एक कम होगा फिर एक बढ़ेगा, ये आपको याद रखना है, पूरा सीक्वेंस याद रखना है। ठीक है, अभी धीरे धीरे चीजें यहाँ से क्लियर हो जाएंगी। फिर आगे जाके इसमें विधि निर्माण कार्य को अलग भी कर दिया गया, एक एक करके देखेंगे। सन 1781 में एक एक्ट और पारित हुआ, एक्ट ऑफ सेटलमेंट, बट वो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है इसलिए उसको हम लोग नहीं पढ़ेंगे। सन 1784 का पीट्स का इंडिया एक्ट थोड़ा सा देख लेते हैं क्योंकि इसमें काम की चीजें हमें मिल रही हैं। क्या काम की चीज है कि कंपनी के द्वारा अधिग्रहित भारतीय राज्य क्षेत्रों, देखो मैं आपको यहाँ पे ऐसी बहुत सी चीजें बताने वाला हूं जो कि आपको बहुत सारी पॉलिटी की किताब में भी नहीं मिलेगी, लक्ष्मीकांत में भी इनमें से कई सारी चीजें नहीं है जो आप में से कई सारे लोग पढ़ते होंगे। तो इसलिए मिस मत करिएगा इन सेशंस को, काफी सारी जो है ऐसी चीजें आपको मिलने वाली है। ठीक है,
अभी एम लक्ष्मीकांत में भी इसमें से काफी सारी चीजें नहीं है, जो आप देखेंगे इसमें से बहुत सारी चीजें नहीं मिलेगी हमको, तो काम बहुत आने वाली है, इसलिए आप चुपचाप इसको जो है सेशन को लगातार अटेंड करते रहिएगा तो फायदा आपको ज्यादा होगा। कंपनी के द्वारा, इस एक्ट के द्वारा, पिट्स के इंडिया एक्ट के द्वारा 1784 में क्या किया गया, कंपनी द्वारा अभिगृहित जो भारतीय राज्य क्षेत्र है उसके ऊपर ब्रिटिश ताज के दावे पर पहला वैधानिक दस्तावेज इसको माना जाता है। तो जो पिट्स का इंडिया एक्ट था 1784 का, वो ब्रिटिश कंपनी जो थी, कंपनी ईस्ट इंडिया कंपनी, ठीक है, उसके ऊपर भारतीय जो अधिग्रहित राज्य क्षेत्र थे कंपनी के द्वारा, उसके ऊपर ब्रिटिश ताज के दावे का पहला वैधानिक दस्तावेज इसको माना जाता है। अब जो है भारतीय जो राज्य क्षेत्र है, जो कि किसके, हाँ ये फर्स्ट क्लास है, जो भारतीय राज्य क्षेत्र जो कंपनी के अंडर में आ रहा है, इस पर ब्रिटिश ताज के दावे को मान्यता प्राप्त हो गई, वैधानिक रूप से मान्यता प्राप्त हो गई है। और इसीलिए जो है आपको ये चीज क्लियर कर लेनी है कि पिट्स का इंडिया एक्ट पहला वैधानिक दस्तावेज है जिसने ब्रिटिश ताज के दावे को जो है भारत पर जो है मान्यता दी, पहली चीज। दूसरी चीज, यहाँ पर कंपनी के जो व्यापारिक और राजनीतिक क्रियाकलाप है उसको अलग अलग कर दिया गया। अभी तक भाई कोर्ट ऑफ डायरेक्टर जो है, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर ही पूरी तरीके से कंपनी का शासन संभाल रहा था, ध्यान से समझिए। लेकिन अब क्या हो गया, अब दोनों को अलग कर दिया। इसके जो व्यापारिक काम है कंपनी के, कंपनी दोनों काम कर रही थी, व्यापारिक काम भी करती थी, राजनीतिक काम भी कर रही थी भारत में। तो व्यापारिक काम को अलग करके क्या कर दिया, उसको कोर्ट ऑफ डायरेक्टर को दे दिया कि व्यापार जो है उससे जुड़ी हुई चीजें अब कौन संभालेगा, आज से कोर्ट ऑफ डायरेक्टर, जो पहले भी संभाल रहा था। लेकिन जो राजनीतिक क्रियाकलाप पहले कंपनी के कोर्ट ऑफ डायरेक्टर संभाल रहा था, वो उससे लेके और अब किसको दे दिए गए, एक नियंत्रक मंडल, हिंदी में हम कहेंगे इसको नियंत्रक मंडल, इसको कहेंगे बोर्ड ऑफ कंट्रोल। किसमें हाथ, किसके हाथ में चला गया, बोर्ड ऑफ कंट्रोल। तो कंपनी के व्यापार, अब याद अपने को क्या याद रखना है, ताज का मतलब है क्राउन, मतलब ब्रिटिश जो महाराजा महारानी जो भी उस समय वहां पर है वो। तो कंपनी के कार्यों को ध्यान से समझिएगा, 1784 के पिट्स के इंडिया एक्ट से दो भागों में बांट दिया गया, और दो भागों में से एक भाग व्यापारिक मामले का था जो किसको दे दिया, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर को, और दूसरा राजनीतिक कार्य जिसको बोर्ड ऑफ कंट्रोल को दे दिया गया। अब आपको एक बात यहां से फिर क्लियर करनी है कि इस प्रकार से जो है कंपनी के अंदर कौन सा शासन शुरू होता है, द्वैध शासन। ध्यान से समझो, कंपनी के अंदर अगर आपसे ऐसा कोई क्वेश्चन पूछे कि कंपनी के अंदर द्वैध शासन जो है वो कब प्रारंभ हुआ, तो वो द्वैध शासन का प्रारंभ 1784 के पिट्स इंडिया एक्ट से हुआ है। हालांकि हमने 1773 के बाद भी आपको पता है कि द्वैध शासन पहले भी था जो 1773 से खत्म हुआ था, पर वो बंगाल का द्वैध शासन था। मेरी बात समझ में आ रही है आपको, बंगाल का द्वैध शासन था। कंपनी का जो है द्वैध शासन कब शुरू हुआ, जिसमें उसके मामलों को दो भागों में बांट दिया। एक द्वैध शासन हमको मिलेगा आगे जाके, आपको मालूम है 1919 के अधिनियम में भी द्वैध शासन की बात की गई है, लेकिन ये द्वैध शासन कंपनी का था जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर और जो है बोर्ड ऑफ कंट्रोल और कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स में बांट दिया गया था। और ये कौन से अधिनियम से हुआ, 1784 के पिट्स के इंडिया एक्ट से। बहुत ध्यान से समझना है। इसके बाद कंपनी के कर्मचारियों के उपहार लेने पर प्रतिबंध लगा दिया गया। नहीं, मैं फिर आपसे कह रहा हूं, इसीलिए कह रहा हूं कि थोड़ा ध्यान से समझे। 1935 के अधिनियम का द्वैध शासन अलग है, 1919 का द्वैध शासन अलग है। जो 1784 के पिट्स के इंडिया एक्ट का द्वैध शासन है, ये कंपनी का द्वैध शासन है। मतलब कंपनी के जो काम थे उसको दो भागों में बांट दिया। एक जो है व्यापारिक मामले अलग कर दिए, राजनीतिक मामले अलग कर दिए। व्यापारिक मामले जो है वो कोर्ट ऑफ डायरेक्टर को दे दिए, वो राजनीतिक काम नहीं कर सकता था। और राजनीतिक कार्यों के लिए बोर्ड ऑफ कंट्रोल बना दिया गया जो राजनीतिक मामलों को संभालने के लिए उत्तरदायी था। इसलिए कंपनी का द्वैध शासन कब दिखाई देता है, 1784 के पिट्स के इंडिया एक्ट से। इसलिए ये इंपॉर्टेंट है। हाँ, अगर आपको अच्छा लग रहा है लाइक करिए, एक भी ऐसा व्यक्ति नहीं होना चाहिए जो वीडियो को लाइक नहीं करे अगर आपको अच्छा लग रहा है तो। अगर आपको कोई शिकायत है तो आप उसको कमेंट बॉक्स में आके बोल सकते हैं। डेली क्लास होगी 7:30 बजे, इसको मिस मत करिएगा, बार बार कह रहा हूँ। 6:30 वाली हिस्ट्री की क्लास, मैं यही बोल रहा हूँ, इसी प्रकार से हिस्ट्री का भी कोर्स चल रहा है 6:30 बजे, और वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। उसमें काफी सारे लोग नहीं आ रहे होंगे तो वो आइए। 7:30 बजे पॉलिटी, 6:30 बजे हिस्ट्री। कंपनी का काम दो भागों में बट गया, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर, बोर्ड ऑफ कंट्रोल। कंपनी के कर्मचारियों में उपहार लेने पर प्रतिबंध लगाया 1784 के पिट्स इंडिया एक्ट से। हमने अभी देखा, क्या देखा, हमने ये देखा कि जो अभी हमने 1773 का एक्ट पढ़ा, उसके द्वारा कंपनी के लोग जो कर्मचारी थे उन पे व्यापार करने पर बिना लाइसेंस के प्रतिबंध लगा दिया, और दूसरी तरफ 84 के एक्ट से उपहार लेने पर प्रतिबंध लगा दिया। दोनों में डिफरेंस है, दोनों में अंतर को अपने जो है दिमाग में बैठाए रखिएगा। हमारा 1784 का पिट्स का इंडिया एक्ट भी कंप्लीट होता है।
फिर 1793 में एक एक्ट और आया था, चार्टर एक्ट, जिसके द्वारा कंपनी के कार्यों को 20 सालों के लिए और बढ़ा दिया गया। ये मैं आपको बता रहा हूँ, पहले भी मैंने बोला है आपसे, तो वो इसके ज्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं है। फिर 1813 का बड़ा इंपॉर्टेंट एक्ट है हमारा चार्टर एक्ट। जैसा कि मैंने आपसे कहा कि हर 20-20 साल में कंपनी का जो समय था वो समाप्त होता था और फिर अगले 20 साल के लिए उसको बढ़ा दिया जाता था चार्टर एक्ट से। तो फिर 1813 में एक एक्ट और आया। इस एक्ट की क्या विशेषता थी? इस एक्ट के द्वारा भारत में पहली बार ईसाई मिशनरियों को धर्म प्रचार करने की अनुमति दी गई। इस तरह का क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है, आपसे पूछा भी जाएगा कि पहली बार भारत में ईसाई मिशनरियों को धर्म प्रचार करने की अनुमति कब दी गई? ये दी गई चार्टर एक्ट 1813 से पहली बार दी गई। दूसरी चीज, कंपनी के व्यापारिक एकाधिकार को समाप्त कर दिया गया। ध्यान से सुनिए, एकाधिकार, पहले कंपनी का ही एकाधिकार था भारत के साथ व्यापार करने का, वो समाप्त कर दिया गया। ठीक है, समाप्त कर दिया गया, एकाधिकार को समाप्त कर दिया गया। लेकिन चाय और चीन के साथ व्यापार, दूसरे लोगों को भी व्यापार करने की अनुमति दे दी गई। सिर्फ चाय और चीन के साथ जो था उसमें कंपनी के व्यापार के एकाधिकार को समाप्त कर जो है बनाया रखा गया। कई सारे लोगों को क्लियर नहीं होता है, उनको ऐसा यहाँ पे कंफ्यूजन हो जाता है, गलतफहमी हो जाती है कि 1813 के द्वारा कंपनी का जो व्यापार था वो चाय और चीन को छोड़ के समाप्त कर दिया गया। जी नहीं, एकाधिकार समाप्त हुआ है, मतलब अब सिर्फ कंपनी ही व्यापार नहीं कर सकती, दूसरे लोग भी व्यापार कर सकते हैं। लेकिन चाय और चीन में जो है कंपनी का एकाधिकार अभी भी बनाए रखा गया, मतलब अभी भी दूसरे लोग चाय और चीन के साथ जो है व्यापार नहीं कर सकते। ठीक है, ध्यान से सुनिएगा, एकाधिकार वाली बात क्लियर करिए अपने दिमाग में। आगे चलते हैं। 1813 के इसी एक्ट से भारतीयों की शिक्षा पर प्रतिवर्ष 1 लाख रुपए खर्च करने का उपबंध किया गया कि अब जो है भारतीयों की शिक्षा पर 1 लाख रुपए ब्रिटिश सरकार खर्च करेगी। ठीक है, 1793, जो लोग बाद में आए हैं उन्हें बता दूं, 1793 में भी एक एक्ट आया था जो जितना महत्वपूर्ण नहीं है, जिसमें कंपनी का 20 वर्षों के लिए बढ़ा दिया गया आगे व्यापार करने का अधिकार। स्थानीय स्वायत्त शासी संस्थाओं को जो है करारोपण करने का अधिकार दिया गया। बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से सुनिएगा, स्थानीय स्वायत्त शासी संस्थाएं जो है उनको करारोपण का अधिकार इस एक्ट के द्वारा दिया गया। ब्रिटिश सम्राट की स्वीकृति से कंपनी को गवर्नर जनरल, गवर्नर और प्रधान सेनापतियों की नियुक्ति का अधिकार दे दिया गया। मतलब अब ब्रिटिश सम्राट की स्वीकृति से कंपनी जो है वो गवर्नर जनरल और दूसरे गवर्नर जो है उनको, और जो सेनापति है उन प्रधान सेनापति उनकी नियुक्ति कर सकती थी, ये अधिकार मिल गया। 1813 का एक्ट भी हमारा क्लियर हो गया, बहुत इंपॉर्टेंट एक्ट है। क्या क्या याद रखना है? ईसाई धर्म के प्रचार की जो है मिशनरियों को अनुमति भारत में पहली बार मिली। पहली बार ब्रिटिश सरकार ने शिक्षा के लिए, क्योंकि वो यहाँ से राजस्व लेने लगे थे, तो शिक्षा पर 1 लाख रुपए खर्च करने का अनुबंध किया गया। व्यापारिक एकाधिकार तो जो था कंपनी का वो समाप्त कर दिया गया भारत से। सिर्फ चाय और चीन के साथ जो व्यापार था, पीडीएफ आपको मेरे ग्रुप पर मिलेगी, चंचल कुमार शर्मा ऑफिशियल। इस ग्रुप पर आपको पीडीएफ सारी मेरे लेक्चर्स की अवेलेबल होगी। टेलीग्राम पे जाइए, सर्च करिए और आपको लिंक भी मिल जाएगी इसकी, जो है आप उस पर जाके ले सकते हैं पीडीएफ वगैरह। व्यापारिक एकाधिकार समाप्त हुआ, लेकिन चाय और चीन के साथ जारी रहा। शिक्षा पर 1 लाख रुपए खर्च करने का अनुबंध जो है उपबंध हुआ। स्थानीय जो है स्वायत्त शासी संस्थाएं उनको करारोपण का अधिकार दिया गया और कंपनी की जो है कंपनी को गवर्नर जनरल, गवर्नर और सेनापतियों की नियुक्ति का अधिकार दिया गया। ठीक है, लेकिन ब्रिटिश सम्राट की स्वीकृति से। ये था एक्ट 1830। फिर 20 साल बाद एक और एक्ट आता है, कौन सा? 1833। अब 20 साल के बाद एक और एक्ट आया 1833 का। ठीक है, चाय और चीन का मतलब यह है कि चाय के साथ, चाय का जो व्यापार था भारत में वो सिर्फ कंपनी ही कर सकती, कंपनी का एकाधिकार रहेगा उसमें। और चीन के साथ जो भारत का व्यापार है कंपनी का, वो जो है वो सिर्फ कंपनी करेगी, दूसरे ब्रिटिश लोग नहीं कर सकते। आप समझ में आया आपको? चलिए, अगली बात जो है वो क्या है? चार्टर एक्ट 1833 है। चार्टर एक्ट 1833 भी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसके द्वारा बंगाल का जो गवर्नर जनरल है अब उसको संपूर्ण भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया। संपूर्ण भारत का गवर्नर जनरल। अभी तक हमने क्या देखा कि सन 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट से कंपनी का जो बंगाल का गवर्नर था उसको बंगाल का गवर्नर जनरल बना दिया गया और मद्रास और जो मुंबई प्रेसिडेंसी है वो उसके अंडर में कर दी गई। ये था 1773 में। लेकिन 1833 में क्या हुआ? 1833 में इसको भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया। बहुत इंपॉर्टेंट चीज इसको समझना। क्यों? क्योंकि इसके बाद इससे क्या माना जाएगा? इससे देश में शासन प्रणाली का केंद्रीयकरण, सेंट्रलाइजेशन शुरू होता है। इस तरह का कोई क्वेश्चन अगर आपको मिलता है, इस क्वेश्चन मिलता है कि भारत में शासन प्रणाली का केंद्रीकरण जो है कब से प्रारंभ हुआ, तो वो 1833 के एक्ट से हुआ, क्योंकि इसके द्वारा भारत में गवर्नर जनरल को, बंगाल के गवर्नर जनरल को अब भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया। नाम आपको पता होगा,
अच्छे से मैं जानता हूं इस चीज को। आप नाम जानते होंगे, नाम कौन था भारत का पहला गवर्नर जनरल? भारत का पहला गवर्नर जनरल का नाम आप अच्छे से जानते होंगे। नाम फटाफट बताइए। अभी मैंने आपको बताया बंगाल का पहला गवर्नर जनरल कौन था? वॉरेन हेस्टिंग्स। तो बंगाल का पहला जो है गवर्नर जनरल तो हेस्टिंग्स था, लेकिन भारत का पहला गवर्नर जनरल कौन था? फटाफट कमेंट बॉक्स में नाम लिखेंगे, जल्दी जल्दी। 10 सेकंड का टाइम आप लोगों के पास। मैं जानता हूं आप में से काफी सारे लोग इस फैक्ट से अवगत होंगे, उन्हें पता होगा। जल्दी जल्दी नाम लिख दीजिए फटाफट। चलिए, हम बात कर रहे थे कि इसके द्वारा विपिन सिंह का आंसर आया पहला, सबसे पहला। वेरी गुड। लॉर्ड विलियम बेंटिंक वाज द फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया। तो अब आपको ये चीज भी क्लियर हो गई होगी कि भारत में जो है केंद्रीकरण जो है वो, हाँ बिल्कुल सही, शंकर मौर्य, विलियम बेंटिक, विद्या पटेल बेंटिक, हिमांशु बेंटिक, वेरी गुड, सही है आप सबके आंसर। तो भारत का गवर्नर जनरल बनाया गया, किसको बना दिया गया? बना दिया गया बेंटिक पहला था, ठीक है। शासन में प्रणाली का केंद्रीकरण प्रारंभ हो गया। दूसरी चीज, बंबई और मद्रास की परिषद जो थी, उनकी विधि निर्माण की जो शक्ति है उनको वापस ले लिया गया। अब वो विधि निर्माण नहीं कर सकती थी। गवर्नर जनरल की परिषद में विधि सदस्य के रूप में चौथे सदस्य को शामिल किया गया। मैंने अभी आपसे ये बोला, अभी मैंने आपसे बोला था, ध्यान से सुनिएगा, थोड़ा सा कमेंट रोक के ध्यान से सुनिए। 1773 से के जो है एक्ट से एक गवर्नर जनरल की एक काउंसिल बनाई थी। ध्यान से सुनिए, अभी मैंने आपको बोला कि काउंसिल बनाई थी, उस काउंसिल में गवर्नर जनरल को जो है गवर्नर जनरल और 4 अन्य सदस्य, मतलब 5 सदस्य थे। तो अब जो है 4 1+4 था, कितने था? गवर्नर जनरल और 4 अन्य सदस्य थे। तो टोटल 5 लोग थे गवर्नर जनरल की काउंसिल में 1773 के एक्ट से। लेकिन पिट्स के इंडिया एक्ट से एक सदस्य को यहाँ कम कर दिया था, और अब गवर्नर जनरल की काउंसिल में बचे थे 3 सदस्य। तो गवर्नर जनरल की काउंसिल में टोटल कितने हो गए थे? 4। अभी भी फिर से बोल रहा हूँ, आई रिपीट, ध्यान से सुनिए। 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट से गवर्नर जनरल की एक काउंसिल बनाई गई थी, उसको शासन में मदद करने के लिए। और इसमें कितने लोग थे? एक गवर्नर जनरल और 4 अन्य सदस्य, टोटल कितने थे? 5। लेकिन 1784 में पिट्स के इंडिया एक्ट से क्या कर दिया गया? गवर्नर जनरल की काउंसिल से एक सदस्य को कम कर दिया था। मतलब कितने थे? एक गवर्नर जनरल और उसके 3 अन्य सदस्य, काउंसिल के टोटल कितने थे? 4। लेकिन गवर्नर 1833 के एक्ट से गवर्नर जनरल की इस परिषद में, काउंसिल में फिर से जो है एक और सदस्य को, चौथे सदस्य को शामिल कर लिया गया, और ये सदस्य था विधि सदस्य। ध्यान से सुनिएगा, एक जो है लॉ मेंबर की एंट्री होती है 1833 के एक्ट से। जी हाँ, बार बार आपसे कह रहा हूं, जो 73 का एक्ट था उसमें काउंसिल बनी थी। 84 का जो पिट्स का इंडिया एक्ट था उसमें काउंसिल से एक मेंबर कम कर दिया था, 3 ही मेंबर रह गए थे। लेकिन 33 के एक्ट से वापस दोबारा जो है विधि सदस्य को चौथे सदस्य के रूप में शामिल कर दिया गया, और अब गवर्नर जनरल की काउंसिल में कितने लोग हो गए? वापस 4, और गवर्नर जनरल मिला के 5। कौन था ये आपको पता है, ठीक है, अच्छे से नाम आप जानते ही हो। कंपनी के, इसके साथ अब इंपॉर्टेंट चीज क्या है, देखो यहां से विधि सदस्य के रूप में एक सदस्य और शामिल हो गया, और 4 हो गए टोटल। कंपनी के व्यापारिक एकाधिकार को समाप्त कर दिया। जो पहले एकाधिकार चाय और चीन का बचा था, वो भी अब पूरी तरीके से कंपनी का व्यापारिक वाला मामला खत्म कर दिया गया। और इसी के साथ 1833 के एक्ट में ही विधियों के संहिताकरण के लिए गवर्नर जनरल को एक आयोग गठित करने का जो है प्राधिकार दिया। ध्यान से समझेगा, बहुत काम की चीज मैं बताने जा रहा हूं। इसी एक्ट के द्वारा, ठीक है, इसी एक्ट के द्वारा एक गवर्नर जनरल को ये पावर दिया गया कि वो विधियों के, क्योंकि कानून बनाने के लिए, विधियों के संहिताकरण के लिए एक आयोग गठित करेगा, इसकी शक्ति दी गई। और उसने 1834 में एक आयोग का गठन भी किया था, जिसके अध्यक्ष कौन थे? लॉर्ड मैकाले। और जिसे भारत का पहला विधि आयोग के रूप में आप जानते हो, 4 सदस्यीय पहला विधि आयोग। तो जब इस तरह का क्वेश्चन हमें मिलता है कि पहला विधि आयोग जो है कब गठित हुआ था? 1834 में हुआ था, और इसका अध्यक्ष कौन था? लॉर्ड मैकाले था। और इसको क्यों बनाया गया था? क्योंकि 1833 के एक्ट के द्वारा गवर्नर जनरल को यह पावर दिया गया था कि वो विधियों के संहिताकरण के लिए, उनको जो है सूचीबद्ध करने के लिए, कानून बनाने के लिए एक आयोग का गठन करे। बाद में जाके आपका जो आईपीसी है, इंडियन पेनल कोड, आपका जो आपराधिक दंड संहिता है, तो आईपीसी वगैरह जो आपको दिखाई देती है, वो ये कहीं ना कहीं उसका जो जड़ है, उसका जो मूल है, वो आप 1833 के एक्ट में मिलेगा। इसी एक्ट के द्वारा आगे भारत में जो कानून पास हुए, उनका रास्ता साफ हुआ। ठीक है, ये क्लियर हो गया। इसके बाद अगली चीज क्या है? इस एक्ट के द्वारा भारत में
दास प्रथा को, भारत में दास प्रथा को विधि विरुद्ध, मतलब कि भारत में जो दास प्रथा थी, स्लेव्स, दास आप समझते होंगे, इस प्रथा को विधि विरुद्ध घोषित कर दिया गया और 1843 में उसका उन्मूलन हो गया। फाइनली 1843 में भारत से दास प्रथा का उन्मूलन हुआ। तो अगर आपसे इस तरह का क्वेश्चन पूछा जाए कि दास प्रथा का जो है वो भारत में विधि विरुद्ध किस एक्ट के द्वारा घोषित किया गया, किस चार्टर एक्ट के द्वारा, 1833 के चार्टर एक्ट के द्वारा किया गया, ठीक है। और 1843 1843 में ये जो है पूरी तरीके से उन्मूलन भारत से दास प्रथा का हो गया। याद करिए लास्ट टाइम जब मैं आपको पढ़ा रहा था, जब मैंने आपको पॉलिटी के लेक्चर्स लिए थे, बहुत सारे लेक्चर्स मैंने लिए थे, पर वो मेंस के पॉइंट में तो उसमें दृष्टिकोण से थे, उसमें मैंने आपको कंसेप्चुअल थोड़ा ज्यादा बताया था। और ये जो हमारे पॉलिटी के लेक्चर्स होने वाले हैं ये फैक्चुअल होंगे, थोड़ा सा प्रीलिम्स के लिए आपको अच्छे से मैं तैयार करने की कोशिश करूंगा अगले कुछ दिनों में, ठीक है, ताकि आपके प्रीलिम्स के कुछ क्वेश्चन जो है गलत ना हो यहाँ से। तो दास प्रथा को विधि विरुद्ध घोषित कर दिया गया इसी एक्ट के। तो क्या क्या हमारे फैक्ट हो गए भाई, 1833 के एक्ट से ही भारत में गवर्नर को जो है, बंगाल के गवर्नर को, गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल बनाया। और सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि इसके द्वारा भारत में शासन प्रणाली का केंद्रीकरण कर दिया गया और इसी के साथ एक विधि सदस्य को गवर्नर की काउंसिल में जोड़ा गया चौथे सदस्य के रूप में। अब गवर्नर के काउंसिल में 4 सदस्य हो गए, ठीक है। इसके द्वारा कंपनी के व्यापारिक अधिकार को समाप्त कर दिया गया। इसके बाद एक आयोग गठित करने जो है लॉर्ड मैकाले की अध्यक्षता में 1834 में एक आयोग भी जो है गठित हुआ था और इसमें जो है मैकाले अध्यक्ष थे। भारत का पहला विधि आयोग माना जाता है और इसी एक्ट के द्वारा 1833 के चार्टर एक्ट के द्वारा दास प्रथा को भारत में विधि विरुद्ध, कानून के विरुद्ध घोषित कर दिया गया, जिसका उन्मूलन फाइनली 1843। अगर आपसे ऐसा पूछे कि भारत से दास प्रथा का उन्मूलन कब हुआ, तो उन्मूलन हुआ था 1843 में और दास प्रथा को विधि विरुद्ध कब घोषित किया गया, तो 1833 के एक्ट के द्वारा घोषित किया गया। इज दैट क्लियर? आगे चले। आज का हमारा लास्ट जो एक्ट है वो 1853 का। हर 20 साल बाद हमारे चार्टर एक्ट आ रहे हैं। 1853 का जो एक्ट है, इस एक्ट के द्वारा बड़ा इंपॉर्टेंट काम हुआ है, ध्यान से सुनिए। इस एक्ट के द्वारा जो विधायी कार्य थे गवर्नर जनरल की काउंसिल के, उसको प्रशासनिक कार्यों से अलग कर दिया। मतलब पहले हमने देखा कि गवर्नर जनरल जो है वो जो भारत का गवर्नर जनरल बन चुका था, वो अपनी 5 सदस्यीय काउंसिल के माध्यम से भारत का शासन चला रहा था। इसमें से क्या कर दिया गया, इसमें से प्रशासनिक कार्य को अलग और विधिक कार्य को अलग। अगर आपको सिंपल भाषा में समझना हो तो मैं आपको बता दूं, सिंपल भाषा में आपको समझा दूं कि आज जो आप विधान पर जो है लेजिस्लेटिव और एग्जीक्यूटिव देखते हैं, तो आपको पता है कि लेजिस्लेटिव हमारे लिए कानून बनाती है और एग्जीक्यूटिव उस कानून को लागू करती है। एग्जीक्यूटिव जो है और जो है लेजिस्लेटिव दोनों अलग अलग बॉडी है। तो यहां से क्या कर दिया गया, शक्तियों का पृथक्करण, सेपरेशन ऑफ पावर हमें दिखाई देता है। ध्यान से सुनिए, सेपरेशन ऑफ पावर यहां से दिखाई देता है। और सेपरेशन ऑफ पावर कैसे हुआ कि गवर्नर जनरल की जो काउंसिल है उसके कार्यों को 2 भाग में बांट दिया। 2 भाग में कैसे बांट दिया, उसके प्रशासनिक कार्यों को अलग कर दिया और उसकी विधि जो है विधि निर्माण वाला अलग हो गया मामला। मतलब उसके लिए क्या किया, एक और काउंसिल बना दी, एक और काउंसिल बना दी और इस काउंसिल को जो है कहते हैं विधान परिषद। इसे बोला गया विधान परिषद, जिसमें 12 सदस्य थे, 12 सदस्य। अगर आप ये समझना चाहते हैं कि भारत में राज्यसभा और लोकसभा, हमारी जो संसद है, हमारी जो लेजिस्लेटिव है, उसका मूल कहाँ छिपा है, भारत में लेजिस्लेटिव। क्यों मैंने आपसे कहा कि भारत में संविधान को समझने के लिए, राज्य व्यवस्था को समझने के लिए उसका बैकग्राउंड समझना बहुत जरूरी है। वो मैंने इसीलिए कहा था कि अगर आप ये समझना चाहते हैं कि भारत की संसद का मूल कहाँ छिपा हुआ है, तो भारत की संसद का मूल छिपा 1853 के एक्ट में। क्यों? क्योंकि इसके द्वारा पहली बार भारत में एक लेजिस्लेटिव काउंसिल आई थी और वो गवर्नर की लेजिस्लेटिव काउंसिल थी, जिसमें 12 सदस्य थे और जो कि कानून बनाने के लिए क्या था कानून बनाने के लिए जिम्मेदार थी। आगे जाके यही जो है हमारी संसद में परिवर्तित हुई, परिणत हुई। ध्यान से समझे इस बात को। विधि निर्माण के लिए क्या बनी, 12 सदस्यीय एक काउंसिल बनी है गवर्नर की एक काउंसिल बनी है 12 सदस्य, जिसको क्या कहा गया, विधान परिषद। समझ में आ गया आपको? अब गवर्नर की 2 काउंसिल हो गई। गवर्नर की 2 काउंसिल कौन सी हो गई, एक गवर्नर की एग्जीक्यूटिव काउंसिल हो गई और एक गवर्नर की हो गई
एक गवर्नर जनरल की एग्जीक्यूटिव काउंसिल और दूसरी गवर्नर जनरल की लेजिस्लेटिव काउंसिल। लेजिस्लेटिव काउंसिल कानून बनाने के लिए जिम्मेदार थी। कितने लोग थे? 12। इस प्रकार से ऑल इंडिया लेजिस्लेटिव काउंसिल की स्थापना हुई। सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली भी बोल सकते हो आप इसको, सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल भी बोल सकते हो आप इसको, जो आप बोलना चाहें आप इसको बोल सकते हैं। और फिर मैं आपसे कह रहा हूं कि ऐसी बहुत सी चीजें हैं जो आपको एम लक्ष्मीकांत या दूसरी बुक में भी नहीं मिलेगी। अगर आप दूसरे लोगों से आगे रहना चाहते हो, अगर आप चाहते हो कि आप बाकी लोगों के मुकाबले 2-4 कदम आगे रहें, तो इससे इस जो हमारा पॉलिटी का सेशन है इसको डेली अटेंड करिएगा, तब जाके आप आगे बाकी लोगों से आगे चलेंगे। ठीक है, मेरी बात समझ में आ गई आपको? और दूसरे जो आपके जो मित्र हैं, आपके जो फ्रेंड्स हैं जो तैयारी कर रहे हैं, उन लोगों को भी फायदा पहुंचे, इसलिए उन लोगों को भी इस सेशन के बारे में बताइए, उन लोगों को भी बोलिए कि वो भी अटेंड करें। ठीक है, तो हम लोग इसके बारे में, अभी इलेक्टेड वाला कोई मामला नहीं है। ठीक है, इलेक्टेड कुछ भी नहीं है। अभी हम धीरे धीरे आएंगे ना कि किस प्रकार से हम बात आगे बढ़ी और किस प्रकार से हम यहाँ तक आए, किस प्रकार से अभी इसमें भारतीय नहीं है, फिर कब इसमें भारतीय आने लगे, फिर कैसे जो है हमारा धीरे धीरे वहां पर आगे दबदबा बढ़ता गया, उसको हम लोग डिस्कस करेंगे। समझ में आ रही है आपको? तो अगर अभी आप लोगों को ये क्लियर हो गया हो तो मैं आगे बता दूं कि गवर्नर जनरल की जो परिषद है, उस परिषद के द्वारा कानून बनाया, 12 सदस्यीय काउंसिल बनाई गई जो कि कानून बनाने का काम करती थी। लेकिन गवर्नर जो है, गवर्नर जनरल जो था, वो इस परिषद के द्वारा बनाए गए कानून को वीटो कर सकता था, ये अधिकार था। तो हमें आज हमारे राष्ट्रपति की जो वीटो पावर दिखाई देती है, हमने देखा कि वीटो पावर क्या होती है ना? तो वीटो पावर कहां से आई? वीटो यहां से आया कि पहली 1853 में जो काउंसिल बनी थी गवर्नर जनरल की, लेजिस्लेटिव काउंसिल, जिसमें उसको यह अधिकार दिया गया था कि वो काउंसिल जो है कानून बनाएगी और उस विधि निर्माण, उस कानून को जो है रद्द करने का, उसको जो है वीटो करने का अधिकार भी इसी साथ साथ दे दिया गया कि गवर्नर जनरल अपने काउंसिल के द्वारा बनाए गए कानून को क्या कर सकता था? वीटो कर सकता था। यहीं पर एक चीज और हमें दिखाई देती है कि जो विधि सदस्य है उसको पूर्ण सदस्य बना दिया गया कि भाई अभी हमने देखा कि 1833 के एक्ट से गवर्नर जनरल की परिषद में, काउंसिल में बिल्कुल आ सकते हैं, चाहे आप 2022 की कर रहे हो, 2025 की कर रहे हो, या आप 2020 की कर रहे हो, 18, 19, 21 की कर रहे हो, आप सबके लिए आप आ सकते हो। ये सब आपके काम की चीजें, एक एक चीजें आपको यहाँ पर काम आने वाली है आगे जाके बहुत ज्यादा। तो गवर्नर जनरल की जो है उसको क्या दे दिया गया? वीटो करने का अधिकार दे दिया गया। काउंसिल का जो विधि सदस्य था, जो लॉ मेंबर था, उसको पूर्ण सदस्य बना दिया गया। ध्यान से समझिएगा और लाइक कर दीजिए अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है। 500 लाइक हमें लेके आना है, हमारा टारगेट है कम से कम 500 लाइक होने चाहिए। और अगर 500 लाइक होते हैं तो मैं समझूंगा कि आपको ये जो सेशन है ये बहुत अच्छा लगा और आपका अप्रिसिएशन जो है मुझे मिल रहा है। तो फटाफट फटाफट लाइक भी करते जाइए साथ साथ, और आगे जो है कमेंट भी आप लोग करिएगा अगर आपको कोई समस्या हो तो। फिर कंपनी के कर्मचारियों की नियुक्ति के लिए प्रतियोगी परीक्षाओं को आधार बनाया गया। बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्ट, कई सारी हजारों एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन, कंपनी के कर्मचारियों के नियुक्ति के लिए जो है प्रतियोगी परीक्षाओं का आधार बनाया। कब? कई बार पूछा जाता है कि किस एक्ट के द्वारा प्रतियोगी परीक्षाओं की, अब जो है प्रतियोगी परीक्षा जो है वो आयोजित करना स्टार्ट कर दी गई। ठीक है, एक प्रकार से अगर आप देखें तो वीटो का मतलब अगर आपको समझना है, सिंपल शब्दों में बताऊं, मना करना। ठीक है, वीटो का मतलब होता है मना करना। चलिए, तो विधि सदस्यों को हमने देखा पूर्ण जो है वो क्या बना दिया गया? पूर्ण सदस्य बना दिया गया। प्रतियोगी परीक्षाओं की जो है शुरुआत हुई भारत में। ये पूछा जाता है कि भारत में सिविल सर्विसेज की शुरुआत कब मानी जाती है? तो वो 1853 के एक्ट के द्वारा। बहुत सारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपको। ठीक है, चलिए, इसके बाद जो है अगला जो हमारा क्वेश्चन है वो क्या है? अगला हमारा जो फैक्ट है वो कि ब्रिटिश संसद जो है, इसी के साथ ब्रिटिश संसद को किसी भी समय कंपनी के शासन को समाप्त करने का अधिकार दे दिया गया। ये भी आपसे पूछा जा सकता है कि किसी एक्ट के द्वारा ब्रिटिश संसद को कंपनी के शासन को समाप्त करने का अधिकार, किसी भी समय समाप्त करने का अधिकार दिया गया। वो था 1853 का एक्ट, और बाद में 1858 के एक्ट से कंपनी के शासन को समाप्त भी कर दिया गया। आप मेरी बात समझ में आई आपको? ठीक है, चलिए, तो ये था 1853 का एक्ट। और मैंने अभी आपसे कहा कि भारत में संवैधानिक जो पृष्ठभूमि है, ऐतिहासिक पृष्ठभूमि को हम लोग दो भागों में बांट सकते हैं कंपनी के अंतर्गत, जिसमें हम लोगों ने 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट देखा, 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट, पिट्स का इंडिया एक्ट 1784 का देखा, चार्टर एक्ट जो है देखा 1813 का, 1833 का, 1853 का। कल के सेशन में 7:30 बजे ठीक इसी समय हम अगले आने वाले एक्ट के बारे में बात करेंगे, जिसमें हम लोग ब्रिटिश क्राउन के अंतर्गत भारत का संवैधानिक विकास कैसे हुआ, कैसे 1858 का एक्ट की जो है विशेषताएं क्या रही, 1861 में क्या रहा, ठीक है, 1892, 1909, 1919, 1935,
आपके बहुत सारे क्वेश्चन यहाँ से हिस्ट्री में भी आते हैं और बहुत सारे क्वेश्चन पॉलिटी में भी आते हैं। सो प्लीज डोंट मिस इट, इसको मिस मत करिएगा। और इसी प्रकार से आप लोग डेली 7:30 बजे आइए और 6:30 बजे हिस्ट्री का क्लास, अगर आप में से कहीं कुछ लोग नहीं कर रहे हो तो 6:30 बजे हिस्ट्री का क्लास भी आप लोग करिएगा। और आपको एक यहाँ पे बता दूं कुछ चीजें। वीटो का मतलब मैंने कई बार बोला होता है मना करना, और वीटो जो है आपको आगे में समझाऊंगा, बेसिक बहुत डिटेल में हम लोग समझेंगे। आप कंटिन्यू रखिएगा बस इसको, ठीक है। टेलीग्राम चैनल की लिंक आपको मिल जाएगी नीचे। चलिए, तो परीक्षा के दृष्टिकोण से कुछ स्मरणीय तथ्य भी बता दूं, फैक्ट भी बता दूं क्या क्या है। परीक्षा के दृष्टिकोण से कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट सुन लो पहले। तो सबसे पहला फैक्ट क्या है, 1833 के चार्टर एक्ट के बाद गवर्नर जनरल की जो परिषद के द्वारा जो निर्मित विधि थी उसको अधिनियम कहा जाने लगा। समझ में आया आपको? सबसे पहले अगर आपसे ऐसा क्वेश्चन पूछा जाए कि किस एक्ट के बाद गवर्नर जनरल की परिषद के द्वारा बनाए गए कानून को अधिनियम कहा जाने लगा, एक्ट कहा जाने लगा, ये था बहुत सारे 90% लोग नहीं जानते। सुन लीजिए ध्यान से, 90% लोगों को नहीं पता है। 1833 के चार्टर एक्ट के द्वारा गवर्नर जनरल की जो परिषद के द्वारा जो कानून बनाए जाते थे उनको क्या कहा जाने लगा, फिर अधिनियम। इससे पहले क्या कहा जाता था? इससे पहले रेगुलेशन मतलब विनियम कहा जाता था, विनियमन कहा जाता था, जिसको क्या बना दिया गया, फिर बाद में अधिनियम कहा जाने लगा। इसके बाद लॉर्ड मैकाले की अध्यक्षता में भारत का पहला विधि आयोग 1833 के अधिनियम के तहत ही गठित हुआ। 1834 में अभी मैंने आपको बताया। लेकिन स्वतंत्रता के बाद भारत का पहला विधि आयोग 1955 में गठित हुआ और इसके अध्यक्ष थे MC सीतलवाड़। 1834 में भारत का पहला विधि आयोग गठित हुआ, लेकिन स्वतंत्र भारत का पहला विधि आयोग गठित हुआ 1955 में और इसके अध्यक्ष कौन थे? MC सीतलवाड़, जो कि भारत के पहले महान्यायवादी भी थे। महान्यायवादी आप समझते होंगे, अटॉर्नी जनरल जिसको आप कहते हैं। भारत के संविधान के अनुच्छेद 76 में एक महान्यायवादी के बारे में बात की गई है, तो महान्यायवादी भी थे MC सीतलवाड़, जिन जो क्या थे, भारत के पहले विधि आयोग के अध्यक्ष। ठीक है। दूसरी चीज क्या है कि पिट्स के इंडिया एक्ट के द्वारा मैंने अभी आपको बताया कि एक बोर्ड ऑफ कंट्रोल बनाया गया। एक क्या बनाया गया? बोर्ड ऑफ कंट्रोल बनाया गया। जिसका जो अध्यक्ष होता था वो कौन था? उसका अध्यक्ष होता था ब्रिटिश मंत्रिमंडल का सदस्य। तो अगर आपसे ऐसा क्वेश्चन पूछे कि जो बोर्ड ऑफ कंट्रोल बनाया गया था 1984 के पिट्स के इंडिया एक्ट से, और उसका अध्यक्ष कौन होता था, तो उसका अध्यक्ष होता था ब्रिटिश मंत्रिमंडल का सदस्य। ब्रिटिश मंत्रिमंडल का सदस्य का मतलब है कैबिनेट का सदस्य, मतलब मेंबर। कैबिनेट मतलब मिनिस्टर, सीधी सी बात है कि कोई मिनिस्टर ही जो है बोर्ड ऑफ कंट्रोल का क्या हुआ करता था? अध्यक्ष हुआ करता था। और 1833 के चार्टर एक्ट के तहत अंग्रेजों को बिना लाइसेंस भारत आने, बसने और व्यापार करने की स्वतंत्रता दी गई। एक और इंपॉर्टेंट फैक्ट बताता हूं, जो चलते चलते बताता जा रहा हूं। 1833 के चार्टर एक्ट के तहत अंग्रेजों को पूछा जाए कभी, किस एक्ट के द्वारा भारत जो अंग्रेजों को भारत में बिना लाइसेंस आने या बिना जो है बसने और व्यापार करने की जो है स्वतंत्रता दी गई है, वो किस एक्ट से दी गई? 1833 के एक्ट से। ये भी क्लियर हो गया। तो आज का हमारा सेशन यहीं तक। वीडियो अच्छा लगा हो तो बिना लाइक किए बिना चले मत जाना, लाइक करके जाना।